जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू विद्यापंत एकेडमी। दिस इज विकास पाठक। आज मैं आ चुका हूं अपने थर्ड चैप्टर को लेकर अकाउंट्स का, जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर। ठीक है, अब बच्चों 10 दिन के करीब में आपके पास बचे हैं, 10-15 दिन के करीब में बचे हैं, अकाउंट्स का पेपर आने वाला है। तो कृपया करके आप लोग मेहनत शुरू कर दो। ठीक है, आज मैं क्लास के एंड में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, जिसको अगर आप लोगों ने कर लिया तो उसी में आपके 80 में से 50-60 नंबर तो इजीली डन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर। देखिए बच्चों, समझिए बिल्कुल एकदम ध्यान से, एकदम आसान सा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए चेंज इन पीएसआर आपके फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा, या फिर अगर मान लो ऐसा पैटर्न नहीं आता तो 5 नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक नंबर के 2 एमसीक्यू। तो 3 नंबर का क्वेश्चन एकदम डन है इस चैप्टर से। चलिए अब देखिए बच्चों, समझिए आप लोग सबसे पहले चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो एक बिजनेस में 2 लोग थे। ठीक है, मान लो एक बिजनेस में 2 लोग थे, ए और बी। दोनों लोग बिल्कुल इक्वली मेहनत करते थे, रोज काम पे आते थे, सुबह शाम दिन भर अपने बिजनेस में रखते थे, कैपिटल वगैरह सबका सेम था। ठीक है, लेकिन इनका रेशो था 3:2 का। ए का रेशो था 3, बी का रेशो था 2। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, बी ने बोला कि भाई मुझे ये रेशो ठीक नहीं लगता है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे इतना काम करता हूं तो मेरा रेशो क्यों कम होगा, चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने रेशो को इक्वली बना लेते हैं, बराबर बना लेते हैं। तो इन लोग बी ए ने बोला चलो ठीक है कर ही लेते हैं ऐसा, और इन्होंने अपना रेशो स्विच करके कर लिया 1:1। तो इसी सिचुएशन को बोला जाता है बच्चों चेंज इन पीएसआर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, चेंज इन पीएसआर जो होता है ये हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के यूनिट में आता है। अब सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। जब आप अपने संविधान को, जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बनाते हो तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप बिजनेस का संविधान क्या, उनके लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उनके लिए उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उनका डीड। जब पार्टनर्स अपने डीड को चेंज करते हैं तो इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और चेंज इन पीएसआर जो होता है वो एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। कैसे? अगर इन लोगों ने अपना रेशो चेंज कर लिया तो पुरानी डीड तो अब चलेगी नहीं, पुरानी डीड को फाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि भले एक ही चेंज आया बट अब तो पुराना वाला जो डीड है वो तो ऑब्सोलेट हो गया, अब तो उसका कोई काम नहीं है, तो वो लोग नई डीड बनाएंगे। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड चेंज इन पीएसआर। और ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहला बच्चों आपका टॉपिक आता है गेन एंड सैक्रिफाइस, और यहां से 100% आप लोगों का एमसीक्यू कुछ बन रहा है, गेन एंड सैक्रिफाइस। देखिए बच्चों, गेन एंड सैक्रिफाइस क्या होता है समझो। जैसे अभी हमने देखा कि इनका ओल्ड रेशो था 3:2 और इनका न्यू रेशो था 1:1, तो किसी ना किसी को कुछ गेन हुआ होगा, किसी ना किसी को सैक्रिफाइस हुआ होगा। जिन बच्चों ने बहुत बार चैप्टर को पढ़ा हो तो देख के बता देंगे कि सर बी को गेन हुआ है, ए को सैक्रिफाइस हुआ है, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है, पहले उसका शेयर कम था, उसका शेयर बराबर हो चुका है, तो उसको गेन हो रहा है। बट देखो ये निकलता कैसे, सी अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई गेन कैसे निकलता है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो गेन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं गेन सैक्रिफाइस के फॉर्मूले में, क्योंकि सेम ही टाइप का फॉर्मूला होता है, बस आगे पीछे हो जाता है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखो गेन का मतलब क्या होता है, फायदा। आपको फायदा कब होगा, जब आपका ओल्ड ज्यादा होगा या जब आपका न्यू ज्यादा होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं अभी इस एकेडमी में काम कर रहा हूं, मुझे 50,000 मिलता है, मैंने दूसरी एकेडमी में स्विच कर लिया, वहां पे मुझे 60,000 मिल रहे हैं, तो क्या मेरा गेन हुआ? यस। तो मतलब गेन का मतलब होता है कि जब आपका न्यू ज्यादा होता है और ओल्ड कम होता है तो आप गेन करते हो। सिमिलरली गेन का इसीलिए फॉर्मूला बना है न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि यहाँ पे न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम है। मेरी न्यू सैलरी है 60,000, मेरी ओल्ड सैलरी थी 50,000, तो मुझे 10,000 का गेन हुआ। तो देखिए अगर कोई बोले कि गेन सैक्रिफाइस निकालो तो आप गेन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। जैसे ए का न्यू रेशो कितना है, तो भाई 1/2 है, और ओल्ड रेशो कितना था, 3 था, तो यानी कि 3/5 था। आप इसका एलसीएम निकाल लेना, तो एलसीएम आ जाएगा 10, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6, तो ये आ जाएगा -1/10। और बी सिमिलरली, बी का भी आप ऐसे ही कर दोगे, 1/2 - 2/5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/10। अब देखिए एक का आया 1/10, दूसरे का भी आया 1/10। अब इससे क्या मतलब समझ में आता है, देखिए अगर आपने गेन का फॉर्मूला लगाया है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं, अगर आपने गेन का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव में आता है, तो ये गेन नहीं है, ये सैक्रिफाइस है। हम फायदा निकाल रहे थे और आंसर नेगेटिव में आ गया, मतलब नुकसान है। अच्छा, अगर आपने गेन का आंसर निकाला और आपका आंसर प्लस में आता है तो ये गेन है। तो याद रखिएगा गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, प्लस में आता है गेन है, माइनस में आता है सैक्रिफाइस है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। कितने का? 1/10, 1/10। अच्छा,
अगर आप चाहो तो आप इसको गेन के जगह सैक्रिफाइस के भी फॉर्मूले से बना सकते हो, बस सैक्रिफाइस का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। सैक्रिफाइस कब बोला जाएगा कि सैक्रिफाइस है? मान लो मैं 50,000 की नौकरी करता हूं, मैंने नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी मेरी लगी 30,000 रुपए की, तो मुझे क्या हो गया? सैक्रिफाइस, नुकसान। तो नुकसान में आपका ओल्ड बड़ा होता है और न्यू छोटा होता है, दैट इज वाई फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। यहां पे फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, वहां पे फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में हम लगाएंगे किसको? तो देखिए दोनों में से आप किसी को भी लगा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि गेन का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि गेन जो होता है थोड़ा सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले भी, सी अगर आपने गेन का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर प्लस में आता है तो वो गेन है, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो सैक्रिफाइस है। बट सैक्रिफाइस में उल्टा हो जाता है, अगर आपने सैक्रिफाइस में प्लस आया तो आपका ये सैक्रिफाइस है, और माइनस आया तो ये आपका गेन है। तो याद रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत होना। तो पहला टॉपिक हमारा बच्चों डन हो चुका है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो गेन सैक्रिफाइस का बच्चों ये क्वेश्चन हो गया जहां पे रेशियोज वगैरह दिया था, ओल्ड दिया था, न्यू दिया था, आपने बना लिया, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे और इनका न्यू रेशियो हो गया 3:2:1। अब आप परेशान हो जाओगे, सर ए बी सी 3 पार्टनर्स थे और सीधा बोल रहे हैं उनका न्यू रेशियो हो गया 3:2:1, तो उनका ओल्ड रेशियो क्या था? तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने पहले के भी चैप्टर्स में पढ़ाया है, अगर पार्टनर्स का रेशियो ना हो तो कोर्ट जब पढ़ती है प्रोविजन फॉर इंडिया पार्टनरशिप एक्ट, तो क्या कहती है कि भाई ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल, तो इनका ओल्ड रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब निकाल लोगे आप लोग गेन सैक्रिफाइस, इजी सा है, आसान सा है, कुछ है नहीं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस पे आते हैं। पहला केस जहां पे न्यू ओल्ड दोनों दिया था, दूसरे केस में ओल्ड नहीं दिया था बट न्यू आपको पता था। अब आते हैं तीसरा वाला केस, थर्ड वाला केस। देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा कह देगा पी क्यू आर 3 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 3:2:1, और ऐसे कह देगा पी गेव 1/10 ऑफ हिज शेयर टू आर। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि पी क्यू आर 3 पार्टनर्स थे, पी के पास शेयर थोड़ा ज्यादा था तो उसने 1/10 ऑफ शेयर दे दिया आर को। अब ये कैसे बनेगा? देखो ऑफ, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऑफ आ गया तो ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन। आप क्या करना, आप पहले पी का शेयर लिखना, पी का शेयर है 3/6 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना दे रहा है 1/10, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/10। कभी भी ऑफ लिखा रहेगा तो जो अमाउंट होगा इसको मल्टीप्लाई कर देना उस बंदे के शेयर से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/60। मतलब पी जो है वो 3/60 दे रहा है। तो अब न्यू शेयर कैसे निकलेगा? देखिए पी का ओल्ड शेयर था 3/6 और इसने अपने शेयर में से दे दिया 3/60, तो माइनस कर दो। क्यू में तो कोई दिक्कत नहीं, ना वो दे रहा है ना वो ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्यू का शेयर तो 2/6 ही हो जाएगा। और आर का शेयर बच्चों था 1/6 बट इसको मिल रहा है 3/60, तो आप प्लस कर दो 3/60, तो आपका तीनों का नया शेयर आ जाएगा। मतलब जो दे रहा है उसके शेयर में से माइनस कर दो और जो ले रहा है उसके शेयर में से प्लस कर दो। तो यही टीचर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाता है, बट इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है, आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो। देखो न्यू शेयर का एक फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन, और अगर ये गेन नहीं हुआ तो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो ये न्यू शेयर का आपको 2 फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, नहीं कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपको मिल रहा है तो प्लस कर दो पिछले वाले शेयर में से, और अगर आप दे रहे हो तो आप माइनस कर दो अपने पिछले वाले शेयर में से। तो हमने पहला केस पढ़ लिया जहां पे न्यू और ओल्ड दोनों दिया था, दूसरे केस में न्यू दिया था, ओल्ड नहीं पता था, तीसरे केस में ऑफ वाला क्वेश्चन आया था। चलिए एक लास्ट कर लेते हैं बच्चों, फ्रॉम वाला क्वेश्चन, और आपका ये वाला टॉपिक भी डन हो जाएगा। चलिए लास्ट देखिए, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा x y इनका शेयर था, फॉर एग्जांपल मान लो 5:3, और कह देगा x गेव 1/10 या x गेव ऐसे कर लेते हैं 2/8 फ्रॉम हिज शेयर टू y। अब ध्यान से समझना, कुछ बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन दोनों सिमिलर था, बट ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए यहां पे कह रहा है गेव 2/8 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम FROM फ्रॉम। अब ये कभी भी अगर आपको शब्द दिख गया ना फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। अब कैसे निकलेगा? देखो x, इसमें सीधा आप न्यू शेयर निकाल दोगे। देखो x का शेयर था 5/8 और उसने दिया है 2/8, तो सीधा माइनस कर दो 2/8, तो ये आ जाएगा 3/8। और y का शेयर था 3/8 और इसको मिल रहा है बच्चों 2/8, तो प्लस कर दो 2/8, तो उसका भी शेयर आ जाएगा 5/8। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 3:5, इनका न्यू रेशियो होगा 3:5। मतलब कुछ बच्चों का यहाँ पे दिमाग सर एकदम घूम गया होगा, तो देखो मैं इजीली बता देता हूं। देखो अगर कभी भी ऑफ दिया रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई कर देना और फिर माइनस करना। अगर कभी भी बच्चों आपको फ्रॉम मिलेगा तो सीधा माइनस कर देना, वो सबसे आसान केस होता है। तो याद रखिएगा ये 4 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं। पहला हमारा टॉपिक आता है बच्चों गेन सैक्रिफाइस, विच इज डन। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड बच्चों हमारा टॉपिक आता है, वो आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मेरा सबसे मजेदार टॉपिक होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको शॉर्टकट में मैं PFG कहता हूं। देखो बड़ा एकदम नूब सा टॉपिक है, बड़ा एकदम आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। देखो समझो,
एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों गुडविल का। गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब रेशो चेंज होता है तो कोई गेन करता है, कोई सैक्रिफाइस करता है। जैसा अभी हमने देखा कि अलग अलग क्वेश्चन में कोई गेन कर रहा था, कोई सैक्रिफाइस कर रहा था। अब देखो पार्टनरशिप में बच्चों एक बड़ा अच्छा रूल है, एक बड़ा प्यारा सा रूल है कि जब कोई इंसान गेन करता है तो वो सैक्रिफाइस करने वाले इंसान को कुछ पैसे गिफ्ट में देता है। समझिएगा ध्यान से, जो इंसान गेन करता है वो पैसे देता है। समझ में आ गया? और किसको देता है? सैक्रिफाइस करने वाले को। समझना, मान लो ए और बी, इनका शेयर था फॉर एग्जाम्पल 5:3 और अब इन लोगों ने अपना शेयर चेंज करके कर लिया 4:4। अब समझो, पहले शेयर था 5 और 3 यानी कि 8, अब हो गया इनका 4 और 4 8, यानी कि इसमें ए कर रहा है 1/8 का सैक्रिफाइस और जो बी है वो कर रहा है 1/8 का गेन। तो क्या ये लोग फ्री में कर लेंगे? नहीं। जो इंसान अपना शेयर देता है उसको तो भाई नुकसान हो गया, ठीक है। जो इंसान अपना शेयर दे रहा है उस बेचारे को तो नुकसान हो गया, तो वो बोलेगा ना कि देखो भाई, मैं अपना शेयर, मैं अपना प्रॉफिट तुम्हें दे रहा हूं, प्लीज इसके बदले में तुम मुझे कुछ गिफ्ट दे दो। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो कहेगा हाँ यार, तुमने अपना शेयर दिया है मुझे तो फ्री में तो तुम्हें नहीं, मैं नहीं लूंगा ऑब्वियसली, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं। तो याद रखना, गेनिंग पार्टनर जो गेन करता है वो पैसे देता है। क्यों पैसे देता है? क्योंकि वो शेयर लेता है। समझ में आ गया? और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो पैसे लेता है। क्यों? क्योंकि वो शेयर देता है। तो याद रखिएगा, गेनिंग पार्टनर गिव्स मनी टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाती है? बिल्कुल ध्यान समझना, मैंने पहले भी क्लासेस में आपको बताया है कि जो बंदा पैसा देगा उसको डेबिट करो, जो बंदा पैसा लेगा उसको क्रेडिट करो। तो आप जर्नल एंट्री कर दोगे यहां पे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो बंदा गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। पेपर में घुमाने के लिए इसके जगह कुछ भी अलग एंट्री दे देगा, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू न्यू पार्टनर। अलग अलग चैप्टर्स में, एडमिशन, रिटायरमेंट, सब में यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है। गेनिंग को हमेशा डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे देगा PQR, इनका रेशियो था फॉर एग्जाम्पल 3:2:1। इन लोगों ने अपना रेशो चेंज करके कर लिया 1:1:1 और इनमें दिया था गुडविल ऑफ द फर्म, क्वेश्चन में दिया था गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू ₹60,000। चलिए अब देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो इनका ओल्ड था 3:1, इनका न्यू है 1:1 और इनके बिजनेस में गुडविल है 60,000 रुपए की। सबसे पहले गेन सैक्रिफाइस निकाल लो। मैं गेन का फॉर्मूला लगाऊंगा, आप लोग भी गेन का ही यूज करना, जल्दी बन जाता है। देखो P का न्यू शेयर है 1/3, ओल्ड शेयर है 3/6। तो ये बच्चों पूरा कट पिट के आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6 माइनस क्या कहते हैं 2, नहीं सॉरी 6 माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 3/6 का सैक्रिफाइस। एक मिनट, 1/3 इसका न्यू शेयर है, 3/6 इसका ओल्ड शेयर था तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी मैं बस एक छोटा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, एलसीएम 6 हो जाएगा, इसको 6 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा तो 2, और ये तो 6 है ही तो ये हो जाएगा -1/6, यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है। गेन का फॉर्मूला नेगेटिव में आंसर सैक्रिफाइस। चलिए Q का न्यू शेयर है 1/3, ओल्ड शेयर है 2/6, पूरा काट पीट लोगे तो ये 6 आ जाएगा, इधर बच्चों आपका 2, इधर 2, तो ये हो जाएगा 0, मतलब ना ही गेन ना ही सैक्रिफाइस। PQR, R का न्यू शेयर है 1/3 और ओल्ड शेयर था इसका 1/6। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा, ये आपका बच्चों 2, ये आपका 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6 का, प्लस में आ रहा है तो ये गेन कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया तो क्या आया? P कर रहा है सैक्रिफाइस, Q कर रहा है कुछ भी नहीं, R कर रहा है गेन। तो Q को हटा दो 2 मिनट के लिए। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान समझना आप लोग। ठीक है, यहां पे P कर रहा है सैक्रिफाइस, मतलब ये अपने शेयर को दे रहा है। जो शेयर देता है वो पैसे लेता है। ठीक है, और ये बंदा क्या कर रहा है? R कर रहा है गेन। जो बंदा शेयर गेन करता है वो पैसे देता है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री सिंपल सी हो जाएगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो भी गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, अच्छा पैसे कितने आएंगे? तो देखो ये 1/6 का कर रहा है, ये भी 1/6 का कर रहा है, 1/6। ठीक है, 60,000 को 60,000 जो गुडविल होती है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/6 से, तो यहां पे भी 10,000 आ जाएगा, यहां पे भी 10,000 आ जाएगा। समझ में आया? कितना इजी टॉपिक था। नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को देख लो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ABCD इनका रेशियो था 4:3:2:1 और इन्होंने अपना न्यू शेयर कर लिया 1:1:1:1। ठीक है, और गुडविल जो था दैट वाज फॉर एग्जांपल 10,000। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो ABCD इनका न्यू रेशियो ये है, इनका गुडविल इतना है, 10,000 रुपए का गुडविल है। चलिए
एक आ जाएगा बच्चों 1/4 माइनस 4/10, इसको कर लोगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 20, ये आ जाएगा बच्चों 5, ये आ जाएगा आपका बच्चों 8, तो ये आ जाएगा -3/20। ये कर रहा है सैक्रिफाइस। मैं गेन का फॉर्मूला लगा रहा हूं। बी का है 1/4 माइनस कर देंगे 3/10, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 20, ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 5, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा बच्चों क्या कहते हैं 2/+2/20, यानी कि ये कर रहा है गेन। ठीक है, फिर आ जाएगा बच्चों आपका सी का शेयर है 1/4 माइनस कर दोगे 2/10, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा क्या कहते हैं 1/4 3/10 25, अच्छा 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा क्योंकि ये डबल हो जाएगा ना 6, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा वेट, ये हो जाएगा 5 माइनस 6/20, ये हो जाएगा -1/20, ये कर रहा होगा बच्चों आपका सैक्रिफाइस। फिर इसका 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बच्चों 4, ये आ जाएगा 1/20, ये कर रहा है गेन। और डी का मैं निकाल नहीं रहा, मुझे पता है 3/20 का इसका गेन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, ए कर रहा है सैक्रिफाइस, बी कर रहा है सैक्रिफाइस, सी कर रहा है गेन, डी कर रहा है गेन, मतलब 2 बंदे सैक्रिफाइस 2 बंदे गेन। मैंने क्या बताया, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करना है, गेनिंग को डेबिट करना है। तो गेन कौन कौन कर रहा है, सी और डी, ये दोनों गेन कर रहे हैं। ठीक है, these two are gaining, तो आप लिख दोगे C कैपिटल अकाउंट डेबिट, D कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, AB, तो लिख दोगे 2A 2B, कैपिटल अकाउंट लिख दोगे, मेरे पास स्पेस नहीं तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अमाउंट कितना आएगा, वही गेन सैक्रिफाइस जितना जितना आया उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1/20 से, इसमें 1/20 से, इसमें 3/20 से, तो आंसर कितना आएगा वो मैं बता देता हूं सीधा सा। सी का है 1/20, 1/20 को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, तो ये बच्चों 0 हो गया, ये हो गया बच्चों 500, 500 इंटू 100 500 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 500, इसमें आ जाएगा 1500, ए में आ जाएगा 1500 और इसमें आ जाएगा 500। तो आई होप आप लोगों को गेन सैक्रिफाइस का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दो अपने से ऐसे रैंडमली क्वेश्चन बना के लिख दो, उसको चैट जीपीटी पे डाल दो कि सही है कि गलत है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक होता है और ये टॉपिक भी हमारा बच्चों डन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों रेशो सीख लिया, हम लोगों ने गेन सैक्रिफाइस सीख लिया, हम लोगों ने बच्चों उसके बाद गुडविल सीख लिया। 3 टॉपिक्स हमारे डन हो गए, अब ये चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, और ये मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों हमारा अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स। चलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, एक आपका टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बिल्कुल एकदम ध्यान समझना है, ये आपका एडमिशन रिटायरमेंट दैट सारे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, बिजनेस में 2 होते हैं प्रॉफिट और 5 होते हैं लॉस, इनका नाम रट लेना। एक होता है बच्चों पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ये एक प्रॉफिट होता है, और दूसरा एनी टाइप ऑफ रिजर्व, किसी भी प्रकार का रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व। अगर ये 2 चीजें आपको कभी भी मिल गई, एक आपको पीएनएल मिल गया और एक आपको बच्चों किसी भी टाइप का रिजर्व मिल गया, ये दोनों प्रॉफिट होते हैं, रट लो इस चीज को। और 5 लॉसेस होते हैं, वो 5 लॉसेस क्या हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसके बाद बुक गुडविल। ये जो बुक गुडविल है ना, ये एक अलग गुडविल है, ये बुक गुडविल या फिर इसको आप कह सकते हो बैलेंस शीट वाली गुडविल। वो जो प्रीमियम वाला गुडविल होता है ना, वो कभी भी बैलेंस शीट पे नहीं मिलेगा, वो नीचे में लिखा हुआ रहता है, या उसको गुडविल ऑफ द फर्म कहते हैं। ये जो बुक गुडविल होता है ये बैलेंस शीट में मिलता है, और ये एक अलग गुडविल होता है, ये एक लॉस वाला गुडविल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगला है बच्चों आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, बुक गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसके बाद आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लास्ट होता है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ध्यान समझना। 2 प्रॉफिट्स 5 लॉसेस, पीएनएल का क्रेडिट और एनी टाइप ऑफ रिजर्व, ये 2 प्रॉफिट होते हैं। 5 लॉसेस, पीएनएल का डेबिट, बुक गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब सुनो, अगर आप एक क्वेश्चन बना रहे हो, या मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि मैं और आप, हम दोनों एक बिजनेस में पार्टनर हैं, ठीक है, और हमारे बिजनेस में ये 2 या ये 5 यानी कि टोटल 7 चीजों में से कोई एक चीज थी। अब इसका क्या होगा, रेशियो जब चेंज होता है तो इसका क्या होता है। तो देखिए, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आप कभी भी रेशियो बदल रहे हैं और रेशियो बदलते वक्त आपके बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रहते हैं, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस बात को लिख लेना अपने कॉपी में हमेशा, ठीक है, कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ये जो पीएनएल वगैरह होते हैं ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बांट दिए जाते हैं, न्यू रेशियो में नहीं बढ़ते, ओल्ड में। लॉजिक क्या है, क्यों ओल्ड में बढ़ते हैं, क्योंकि ये पहले का कमाया हुआ प्रॉफिट है या पहले का किया गया नुकसान है, तो इसको पहले वाले रेशियो में बांटेंगे ना, न्यू रेशियो से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अगर आज ही हमारे बिजनेस में है तो मतलब ये पहले हुआ है, और पहले हुआ है तो उसको पुराने रेशियो में बांट देंगे। तो ये इसका लॉजिक होता है बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का, कि अगर ये 7 चीजें मिल गई तो इनको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब कैसे आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे आप इनको बांटोगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए देखिए,
बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। देखो बच्चों, अगर आपको कभी भी कोई प्रॉफिट मिला है और बोलेगा कि इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो, या आपको समझ में आ रहा है कि ये तो एक प्रॉफिट है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। प्रॉफिट में क्या हो सकता है, पीएनएल का क्रेडिट हो सकता है या कोई भी रिजर्व हो सकता है। अब इन दोनों को अगर कभी भी बांटना है, अब एक बात बताओ, बांटेंगे, अगर प्रॉफिट बांटेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा पार्टनर को, और पैसा मिलेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसको पैसा मिलता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो प्रॉफिट की बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री हो जाती है, प्रॉफिट नेम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब बता रहा हूं, देखो मान लो ए बी, इनका ओल्ड रेशियो था 1:1, इनका न्यू रेशियो हो चुका है 3:2, और इनके बिजनेस में फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व है, वो कितने का है, 50,000 का है। अब मैंने बोला था रिजर्व, कोई भी रिजर्व वगैरह प्रॉफिट होते हैं, पीएनएल का क्रेडिट और रिजर्व ये दोनों प्रॉफिट्स होते हैं। अब एक प्रॉफिट है, अब इसको कैसे बांटा जाएगा, तो चलिए लिखिए आप, प्रॉफिट नेम डेबिट, प्रॉफिट क्या है, जनरल रिजर्व, तो आप लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स, ए और बी, तो आप लिख देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और इसको, इस 50,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1 या 3:2, आंसर होगा 1:1, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। तो इसको मिल जाएगा 25,000, इसको भी मिल जाएगा 25,000, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट की एंट्री होती है प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। तो लॉस की क्या एंट्री होगी, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इतना भी कॉमन सेंस आपने 2 साल में डेवलप नहीं किया तो बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर प्रॉफिट की एंट्री ये है तो लॉस की एंट्री क्या होगी, इसकी अपोजिट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस नेम अकाउंट, ठीक है। लॉस को क्रेडिट कर दिया जाता है और पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं लिख लेता हूं, जो लोग देख रहे हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। अगर कोई लॉस मिल गया तो लॉस की एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस नेम अकाउंट। एग्जांपल के रूप में अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो क्या एंट्री हो जाएगी, ए डेबिट बी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसी के ऊपर बच्चों आप लोगों के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व जो है वही आता है चैप्टर नंबर 3 से। चलिए, अब इतने टॉपिक्स तो हो गए, लेकिन अब इसमें एक बात समझो बच्चों, 2 ऐसे रिजर्व होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अब वो 2 रिजर्व्स होते क्या हैं, एक होता है बच्चों हमारा WCR, जिसको हम शॉर्टकट में WCR कह देते हैं, पूरा नाम होता है इसका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो बड़े ध्यान समझिएगा ये WCR क्या होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या होता है। देखिए, जो बिजनेस बड़े थोड़े खतरनाक लेवल के होते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री होगी जहां पे लोगों को चोट लगने का डर लगता है, या फिर लोग हो सकता है कि वहां पे डेड हो सकते हैं। एग्जांपल के रूप में आर्मी है, आर्मी एक ऐसा काम है जहां पे लोग मर सकते हैं। कोई मान लो फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल माइंस वाइंस वाला काम चलता है, या वहां पे लोहे की फैक्ट्री है, स्टील वगैरह की फैक्ट्री है, तो वहां पे लोगों का मरने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, लोगों को इंजर्ड होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो वहां पे बिजनेस में एक रिजर्व बनाया जाता है जिसका नाम होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। मतलब अगर किसी वर्कर को चोट लगा तो उसके परिवार को कुछ तो मुआवजा देना पड़ेगा। एक मुझे अभी भी स्टोरी याद है, मैं जब बचपन में जहां रहता था, तो वहां पे एक अंकल थे, ठीक है, तो वो मशीन ऑपरेटर थे, वो मशीन वगैरह चलाया करते थे फैक्ट्री में, ठीक है। उनका क्या हुआ था, उनका ये राइट वाला हैंड ही चला गया था मशीन के अंदर, पूरा हाथ उनका काटना पड़ा था, और हाथ एकदम जॉइंट हो गया था। तो उनका ये वाला हाथ पूरा था और ये वाला हाथ यहीं तक था, उसमें एक छोटी सी उंगली भी बाहर आ गई थी। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने वर्कर्स को कुछ ना कुछ तो मुआवजा देना पड़ेगा। सो दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब सुन लीजिए ध्यान से इसका लॉजिक, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तब यूज किया जाता है जब किसी वर्कर को चोट लगता है, जब किसी वर्कर की डेथ होती है। मतलब अगर इसके प्रति कुछ क्लेम आया है तभी आप इसको यूज करोगे। अगर मान लो क्लेम वगैरह नहीं आया, रिजर्व आपका पूरा बच गया, भगवान की कृपा रही कि आपके बिजनेस में किसी भी वर्कर को चोट वगैरह नहीं लगा, तो आप जितना भी रिजर्व होगा ये पार्टनर के रेशियो में बांट दोगे। और किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये सब कुछ जो भी होता है ये सब बच्चों ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो आप इसको ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। चलो, तो ये तो समझ में आ गया। अब इसके केसेस होते हैं, तो चलिए मैं बताता हूं। ए बी, इनका रेशियो है 1:1, इनका न्यू रेशियो हो चुका है फॉर एग्जांपल 5:3, कुछ भी, ठीक है। और इनके बिजनेस में WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख रुपए का है। चलिए, अब मैं प्यार से, बिल्कुल एकदम प्यार से क्वेश्चन बताता हूं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड के एग्जाम में। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दे देगा, इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन, इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन, पहला प्रश्न दे देगा इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, ऐसे करके लिख देगा, लास्ट में लिख देगा नो इंफॉर्मेशन गिवन। नो इंफॉर्मेशन गिवन का मतलब होता है कि भगवान की कृपा रही थी, किसी भी वर्कर को चोट नहीं लगा था। अगर चोट नहीं लगा था तो सारा ये 1 लाख का 1 लाख रिजर्व बच जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, ये पार्टनर्स के रेशियो में बांट देना है। तो आप यहां पे जर्नल एंट्री कर देंगे, WCR डेबिट 1 लाख टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 50,000। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन वाला कहता है नो इंफॉर्मेशन गिवन, सारा रिजर्व पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दो, खत्म, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए,
सेकंड क्वेश्चन दे देगा, इफ नो क्लेम वॉज देयर, इफ नो क्लेम वॉज देयर मतलब कि ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है इसके प्रति कोई क्लेम नहीं आया था। सर ये तो पहला वाला ही केस था जहां पे आप कह रहे थे नो इन्फॉर्मेशन गिवन। यस यस यस, आप लोगों ने डेवलप कर लिया थिंकिंग। अगर क्वेश्चन वाला कहता है इफ नो क्लेम वाज देयर मतलब कि कोई भी क्लेम नहीं आया, कोई भी रिजर्व यूज नहीं हुआ, तो मतलब ये पूरा बच जाएगा। और सेकंड वाले केस में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख टू ए टू बी 50,000। तो याद रखना, नो क्लेम और नो इन्फॉर्मेशन गिवन दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री होती है। चलिए, तो सर दो केसेस तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे क्या होगा, कुछ आएगा? यस आएगा। देखिए नेक्स्ट आपसे कह देगा बच्चों, क्लेम था 40,000 का, 40,000 का क्लेम आया। अब यहां पे क्या करोगे, तो देखो 1 लाख का रिजर्व है, कुछ 40-50 हजार के करीब में क्लेम आया, मतलब क्लेम जो है वो अभी भी रिजर्व से कम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 40,000 आपको देना पड़ेगा उस वर्कर को, तो बचेगा कितना, 60,000। वो आप पार्टनर के रेशियो में बांट दोगे। बिल्कुल सही सर, 30,000 दोनों के रेशियो में बच जाएगा। ऑब्वियसली यही होने वाला है। लेकिन ये जो क्लेम यूज हुआ है ना, इसको भी यूज करना पड़ेगा। समझो ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से देखेंगे। 1 लाख का रिजर्व था और किसी वर्कर को चोट लगा, उसने आपसे 40,000 रुपए मांग लिए, तो आपको देना पड़ेगा 40,000 रुपया, और जो 60,000 बच जाएगा ना वो पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्लेम की एंट्री करोगे। अब देखिए क्लेम की एंट्री क्या होती है। आप क्लेम की एंट्री कर दोगे बच्चों, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, मतलब शॉर्टकट में WCC, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, WCR डेबिट टू WCC। अच्छा 40 का क्लेम आया तो आप लिख दोगे यहां पे 40,000। ध्यान समझिएगा, 1 लाख में से 40,000 का क्लेम आ गया तो सबसे पहले आपको क्लेम देना पड़ेगा, तो क्लेम की एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अच्छा, अब इसके बाद जो बच गया, जो रेस्ट रिजर्व था 40,000 का जो रिजर्व बच गया, वो आप क्या करोगे, वो आप पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो यानी कि 1:1 में बांट दोगे। तो आप अगली एंट्री कर दोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, सॉरी 1 लाख नहीं आएगा यहां पे, 60,000 आ जाएगा, टू ए टू बी, और दोनों के ओल्ड रेशियो यानी कि 1:1 में बच जाएगा। तो इसको भी मिल जाएगा 30,000, इसको भी मिल जाएगा 30,000। तो देखिए अगर कभी क्लेम आ जाता है तो पहले क्लेम की एंट्री कर देना और उसके बाद वो पार्टनर्स के रेशियो में बांट देना। कुछ बच्चे थोड़े तेज हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं, आप चाहो तो आप यहां पे कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, मतलब इन दोनों को मिला दो। तो मिलाने से क्या बनेगा, WCR डेबिट 1 लाख टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000, टू ए 30,000, टू बी 30,000। तो जिनको अलग अलग समझ में आया वो अलग अलग कर लेंगे, जिनको एक में समझ में आया वो एक में कर लेंगे। चलिए, तो हमारा थर्ड केस भी कंप्लीट हो गया जहां पे हमारे क्लेम का अमाउंट जो है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है। अब देखिए चौथा केस, फोर्थ केस में बच्चों कह देगा कि क्लेम जो है वो पूरे 1 लाख रुपए का है। ध्यान से समझना, रिजर्व 1 लाख का, वर्कर को चोट लगा, उसने भी एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का डिमांड किया, मतलब आपको सारा रिजर्व उस बंदे को दे देना पड़ेगा। तो आप यहां पे एंट्री कर दोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और यहां पे आप लिख देंगे 1 लाख, यहां पे भी लिख देंगे 1 लाख। अब एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में पार्टनर को देने के लिए कितने रुपए बचे? आप बोलोगे सर कुछ नहीं बचा, 1 लाख था, 1 लाख का 1 लाख आपने दे दिया, तो उसके पास तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो मतलब यहां पे आपको ट्रांसफर की एंट्री नहीं करनी है, यहां पे बस इतनी एंट्री हो जाएगी, 1 लाख का 1 लाख यूज हो गया, पार्टनर के बीच में कुछ भी नहीं बचेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक लास्ट केस करते हैं, 5वां केस, ठीक है। फिफ्थ केस कहता है बच्चों की जो क्लेम है वो 1,20,000 का आ गया। अब देखो ये फाइनल बॉस है, फाइनल केस है, ये वाला हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। कह रहा है रिजर्व है 1 लाख का और क्लेम आया है 1,20,000, यानी कि ज्यादा का क्लेम आ गया। यहां पे क्या करेंगे, तो ध्यान समझना, यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दोगे। जो आपका रिजर्व है 1 लाख का वो तो आपको देना ही पड़ेगा उस वर्कर को, प्लस अभी भी आपका 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस है जो आपको उस बंदे को देना पड़ेगा। तो ये एक लॉस है तो इसको डेबिट करना पड़ता है। आप यहां पे एक नया अकाउंट ओपन करोगे जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और आप लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का एक्सेस रिजर्व आया, 20,000 का, तो आप लिख देंगे 20,000। आई रिपीट, अगर कभी भी रिजर्व से ज्यादा का क्लेम आ जाता है, चोट लग जाती है बहुत ज्यादा रुपए की, तो आपको पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, देन आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ये एक नया अकाउंट है जिसको आपको डेबिट करना पड़ेगा टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू WCC। और क्लेम कितने का आया है, 1,20,000 का आया है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी क्लेम ज्यादा का आता है तो वर्कमैन को डेबिट कर दो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, क्योंकि लॉस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब आप बोलोगे सर हो गया बस इतना? नहीं, एक काम और करना है। देखिए ये जो 20,000 का लॉस आया हमने दिखा तो दिया, बट ये पार्टनर्स को पे भी तो करना पड़ेगा ये लॉस, ठीक है। तो ये लॉस पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो यानी कि 1:1 में पे करेंगे। तो इसकी अगली एंट्री हो जाएगी A डेबिट, B डेबिट,
टू रीवैल्यूएशन। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि लॉस हुआ था तो लॉस का पैसा पहले पार्टनर से लेना भी तो पड़ेगा, तो हमने दोनों को डेबिट कर दिया, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। बच्चे पूछेंगे सर हमने पार्टनर्स को डेबिट क्यों किया? अभी तो मैंने बताया था, पार्टनर जब पैसे देता है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, लॉस है तो उसको देना पड़ेगा ना पैसे, तो वो डेबिट हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे आप 20,000 और उनका रेशो ओल्ड रेशो 1:1 है, तो यहां पे 10,000 आ जाएगा, यहां पे 10,000 आ जाएगा। तो मैंने आपको पांचों केसेस बता दिए, नो क्लेम और नो इन्फॉर्मेशन गिवन, सेम एंट्री, पूरा रिजर्व पार्टनर के बीच में बांट देना है। क्लेम जो है वो कम है तो पहले क्लेम का दिखा दो, फिर जो बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चौथा, जहां पे क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर था, सिर्फ वहां पे क्लेम होगा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और पांचवा, जहां पे क्लेम का अमाउंट ज्यादा आ गया था तो वहां पे आपको रीवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी और हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कंप्लीट हो चुका है। मजा आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर अगले पेज पे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों जो हमारा आता है दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमारा एक और रिजर्व होता है। दो ही रिजर्व के बारे में आपको पढ़ना होता है, एक आपको पढ़ना होता है WCR, एक आपको पढ़ना पड़ता है IFR के बारे में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। इसको कभी कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोल देते हैं। देखिए हम शेयर मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखते हैं, बट आपको पता है कि शेयर मार्केट जो होता है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। बढ़ेगा तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट कम करने के लिए भी, अगर कम हो गया फॉर एग्जांपल आपका शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। तो बिजनेसेस में क्या होता है, शेयर मार्केट में अगर कुछ लॉस हो जाए तो उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पे हेजिंग करते हैं। हेजिंग का मतलब है कि अगर मान लो शेयर्स का प्राइस गिरने लगा तो आप और किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीदोगे या उसी कंपनी का शेयर खरीदोगे, ताकि आपका जो लॉस है वो थोड़ा सा मेकअप हो पाए। अब उस लॉस को मेकअप करने के लिए कुछ फंड्स भी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। समझ में आया? ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, समझ लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक रिजर्व होता है जिसको हम लोग इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट्स में लॉस ना हो, शेयर मार्केट में लॉस ना हो। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 3:2। इन लोगों ने अपना रेशियो चेंज करके कर लिया, मान लो 3:4। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है। ठीक है, अब यहां पे दो चीज देगा, एक आपको बच्चों यहां पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दे देगा, लेट्स से इनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 4 लाख, और एक बच्चों आप लोगों को दे देगा IFR की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू दे देगा कि मान लो ये 1 लाख है। मतलब शेयर मार्केट में इन लोगों ने 4 लाख रुपए लगाए थे और इनका जो रिजर्व है वो 1 लाख का है कि अगर वो नुकसान होता है तो 1 लाख रुपए हमारे पास सेव करके बचा है, हम हेजिंग कर लेंगे उस टाइम पे। चलिए अब देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दे देगा केस नंबर 1, केस नंबर 1 दे देगा बच्चों नो इन्फॉर्मेशन गिवन। अब आप लोगों को पता है कि नो इन्फॉर्मेशन गिवन में क्या किया जाता है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं हुआ है नो इन्फॉर्मेशन गिवन में, जो पूरा रिजर्व है वो पार्टनर्स के रेशियो में बांट देंगे। सो यस, यही एंट्री हो जाएगी। आप यहां पे एंट्री कर दोगे IFR डेबिट, पूरा IFR 1 लाख टू A टू B। अच्छा 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है तो इसको मिल जाएगा 60,000, इसको मिल जाएगा 20,000। ये बांटा कैसे जाता है, 1 लाख है ना, उसका रेशियो है 3:2, तो 3/5 और दूसरे वाले में 2/5 से मल्टीप्लाई कर देना, उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। तो पहला केस नो इन्फॉर्मेशन गिवन वैसा ही है, पूरा का पूरा रिजर्व बांट देना है। चलिए इजी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, केस नंबर 2। अब देखिए बच्चों सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस में लिख देगा द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 4 लाख। अब ये समझना ध्यान से, ये भी आसान सा केस है, बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेगा द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4 लाख। अब ध्यान से देखो, आपने शेयर मार्केट में लगाया कितना था, तो सर जी हमने लगाया था 4 लाख, और अभी भी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 लाख। मैंने आपको बताया कि ये रिजर्व तब यूज होता है जब आपको लॉस होता है। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर सेम होगी या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हम इस रिजर्व को यूज नहीं करेंगे। वी विल ओनली यूज दिस रिजर्व व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है तब आप इसको यूज करते हो। तो यहां पे तो वैल्यू एकदम सेम है तो रिजर्व का यूज ही नहीं हुआ होगा, तो मतलब सारा रिजर्व बच गया होगा। तो आप यहां पे फिर से सेम एंट्री कर दोगे, IFR डेबिट टू A टू B, यहां पे आ जाएगा 1 लाख, यहां पे आ जाएगा 60,000, यहां पे आ जाएगा 40,000। तो अगर मार्केट वैल्यू बिल्कुल सेम है बुक वैल्यू के तो आपको कोई भी एज सच एंट्री नहीं करनी है। चलिए तो ये भी टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 केसेस तो हमारे डन हो गए। थर्ड मजा आ रहा है सारे लोगों को। चलिए थर्ड केस देखिए बच्चों, थर्ड केस दे देगा मार्केट वैल्यू, थर्ड केस दे देगा बच्चों मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 3,50,000। थर्ड केस दे देगा मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 3,50,000। अब देखो, अब इस रिजर्व को यूज करेंगे। देखो बच्चों हमारे पास रिजर्व था 1 लाख रुपए का और कह रहा है कि मार्केट वैल्यू हो चुकी है 3,50,000। इन्वेस्टमेंट आपने किया था 4 लाख और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर के हो चुकी है 3,50,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा जिसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये वाला लॉस आपका मेकअप हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे 50,000 का
जो IFR है वो यूज कर लोगे, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई है। तो कैसे यूज करेंगे, आप यहां पे लिख देंगे IFR अकाउंट डेबिट, और यहां पे आ जाएगा 50,000। 50,000 क्यों, क्योंकि हमेशा इस वाले वैल्यू को और मार्केट वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। तो 4 लाख से 3.5 लाख हो चुका है, तो 50,000 का लॉस हुआ है, तो IFR को डेबिट करना पड़ेगा 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कुछ बच्चे ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पढ़ के ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्लेम लिख देते हैं, क्लेम गलत हो जाएगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ता है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000। अच्छा, 50,000 का आपने रिजर्व यूज कर दिया, तो आप लिखोगे IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000 50,000। अब अभी भी तो रिजर्व बच गया आपके पास 50,000 का, क्योंकि 1 लाख का रिजर्व था, 50,000 आपने यूज कर दिया, तो 50,000 अभी भी तो बचा है, तो 50,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो आप अगली एंट्री कर दोगे IFR डेबिट टू A टू B। यहां पे आ जाएगा 50, यहां पे आ जाएगा 30, यहां पे आ जाएगा 20, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये भी केस इजी था, जहां पे मार्केट वैल्यू जो है वो कम हुई है, बट आप यहां पे रिजर्व को यूज कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोलेगा कि जो मार्केट वैल्यू है वो 3 लाख बन चुकी है। अब देखिए इस वाले केस में क्या हुआ है, कहेगा कि मार्केट वैल्यू जो है वो 3 लाख बन चुकी है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था 4 लाख और आपके 4 लाख की वैल्यू बन चुकी है 3 लाख, यानी कि 1 लाख का लॉस हो गया। अरे सर ये वही वाला केस है ना जहां पे पूरा क्लेम यूज हो जाता है, यस वही वाला केस है। आपने 4 लाख लगाया था, आपकी वैल्यू हो चुकी है 3 लाख, मतलब 1 लाख का आपको घाटा हो चुका है, बट 1 लाख का आपके पास रिजर्व है, तो आप लिख देंगे IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और यहां पे भी 1 लाख, यहां पे भी 1 लाख, बस यही वाली एंट्री होगी, इसमें पार्टनर्स के बीच में कुछ नहीं बटेगा, क्योंकि सारा रिजर्व हमारा यूज हो चुका है। देखो अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर आप बहुत ज्यादा स्पीड पढ़ा रहे हो, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप एकेडमी में आ जाइए, एकेडमी में आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अब आपका एग्जाम आने वाला है बच्चों, और अगर मैं स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे बच्चों ने अपना कमबैक कर लिया, अगर आपका कमबैक नहीं हो पाया है तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करो, हम आपकी पर्सनल कुछ क्लासेस वगैरह कर देंगे, वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, यहां पे हमें वन शॉट में पढ़ाना है तो हम थोड़े स्पीड में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दे देगा कि जो मार्केट वैल्यू है वो हो चुकी है 2,50,000। अब इसको देखना, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये आ सकता है आप लोगों के पेपर में। देखो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था 4 लाख का, और आपका 4 लाख जो है वो गिर के 2.5 लाख बन चुका है, मतलब शेयर मार्केट में कितने का लॉस हुआ, 1.5 लाख रुपए का लॉस हो चुका है आपको शेयर मार्केट में। और उस 1.5 लाख के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने रिजर्व कितने का बनाया था, आपने तो मात्र 1 लाख का रिजर्व बनाया था। अब लॉस हुआ है ज्यादा और रिजर्व है कम आपके पास, 1 लाख का रिजर्व और 1.5 लाख का लॉस, तो यहां पे लॉस जो है वो ज्यादा हो चुका है, तो क्या खुलेगा, रीवैल्यूएशन, किधर साइड, डेबिट साइड में, तो आप लिख देंगे यहां पे IFR डेबिट, पूरा IFR यूज हो जाएगा 1 लाख, उसके बाद आप लिख देंगे बच्चों यहां पे रीवैल्यूएशन को कर देंगे आप डेबिट, ये हो जाएगा 50,000, क्योंकि 50,000 का एक्सेस लॉस हुआ है टू इन्वेस्टमेंट, और कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा, तो भाई 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया। आई रिपीट, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का बन चुका है, तो 1.5 लाख का लॉस हो गया, तो आप लिख दोगे IFR डेबिट 1 लाख, रीवैल्यूएशन डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। अब ये जो 1.5 लाख का अब ये जो आपको लॉस हुआ है एक्सेस, जो रीवैल्यूएशन में आपको 50,000 का लॉस हुआ, इसको राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा, तो लॉस है तो A डेबिट, B डेबिट 30,000 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000, तो वो अगली एंट्री हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जहां पे वैल्यू ज्यादा गिर जाती है, सेम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की तरह सेम टू सेम वही है। अब बस एक लास्ट केस समझ लो, यहां पे 6 केसेस आ जाते हैं, वहां पे 5 केसेस थे बट यहां पे 6 केसेस हैं। छठा केस क्या है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ के हो जाता है 4,20,000। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपने किया था 4 लाख का, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको लॉस होगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर जाएगी, बट लकीली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, तब तो आप रिजर्व यूज नहीं करोगे यहां पे, ठीक है, तो सारा का सारा रिजर्व तो बचेगा ही, प्लस यहां पे 20,000 का आपको प्रॉफिट भी तो हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों आपको प्रॉफिट की एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए इन्वेस्टमेंट 4 लाख से बढ़ के 4,20,000 का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दोगे, आप लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे 20,000, समझ में आ गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अब पहली बार प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन क्रिएट हो जाएगा। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दोगे और रीवैल्यूएशन को क्रिएट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, समझ में आ गया। तो मतलब आपको इन्वेस्टमेंट में 20,000 का प्रॉफिट हुआ और जो आपका IFR था 1 लाख का वो तो पूरा का पूरा बच ही गया, तो 1 लाख का IFR में प्रॉफिट और 20,000 का यहां पे प्रॉफिट, यानी कि टोटल आपको 1,20,000, समझिएगा ध्यान से, जहां पे 20K का प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, प्लस 1 लाख आपका IFR पहले से ही था, तो यानी कि टोटल आपके पास 1,20,000 का प्रॉफिट है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओ, फिर से इसको देखो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्लो करके देखो, 2x पे मत देखना इस वीडियो को, इसको थोड़ा पीछे लेके जाओ, पीछे जाके फिर से देखो, 20,000 का यहां पे प्रॉफिट, 1 लाख का वहां पे प्रॉफिट, यानी कि टोटल 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये पूरा प्रॉफिट बच जाएगा। तो आप लिख देंगे IFR डेबिट
रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी, ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 20,000, यानी कि 1,20,000 आप इनके रेशियो 3:2 में बांट दोगे। ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना, मैं बताता हूं, 1,20,000 अपॉन में कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000, 24 48 52 62 72, इसमें आ जाएगा बच्चों 72,000 और इसमें आ जाएगा बच्चों हमारा, नहीं वेट, 24,000 24 48, हाँ ठीक है 72,000 और इसमें आ जाएगा हमारा बच्चों 48,000। तो याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से आपके वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन दोनों के क्वेश्चंस थे। नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे से देखो, मैं हर एक टॉपिक कवर करा रहा हूं और सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए एक लास्ट टॉपिक है, बस इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचता है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो इस चैप्टर से कभी नहीं पूछेगा, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में पूछता है। थर्ड चैप्टर से आपका सिर्फ रिजर्व का क्वेश्चन आता है, याद रखना इस बात को। टीचर भले आपको झूठ मूठ का बहुत सारी चीज बोलेंगे बट वो सब नहीं आएगा, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, ठीक है। चलिए लास्ट बच्चों में एक टॉपिक पढ़ते हैं, when partners decided not to distribute the reserves, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लेना बच्चों। when partners decided not to distribute the reserves, मतलब देखिए समझिए, जो पार्टनर थे, मान लो ए बी, दो पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 1:1, इन लोगों ने अपना रेशियो चेंज करके कर लिया 3:2 और इनके बिजनेस में फॉर एग्जांपल एक जनरल रिजर्व था, लेट्स से 50,000 रुपए का इनके बिजनेस में जनरल रिजर्व था। अब होना क्या चाहिए, होना तो यही चाहिए कि ये लोग इसको अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, प्रॉफिट है तो ये लोग अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। बट यहां पे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो उसको चाहते कि ये रहे हमारे बिजनेस में, आगे भी कंटिन्यू रहे, और इसी को बच्चों दूसरे शब्दों में बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। अगर कभी भी चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में लिख देता है लास्ट में पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो मतलब यही वाला टॉपिक है, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। अब देखिए इसमें होता क्या है, पार्टनर्स ने बोला कि हम इस रिजर्व को बांटेंगे नहीं, इसको रहने दो, हमारे बिजनेस में कंटिन्यू रहने दो। तो यहां पे आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, वो कैसे होती है समझ लो ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर देना। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन का गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर देंगे तो ए का यहां पे 1/10 का गेन आ जाएगा और बी का यहां पे 1/10 का सैक्रिफाइस आ जाएगा। अब देखो करना क्या, उसके बाद देखना कि ये जो चीज है ये प्रॉफिट है या लॉस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट है, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, समझो ध्यान से। ए का हो रहा है 1/10 का गेन, बी का हो रहा है 1/10 का सैक्रिफाइस, और इनके बिजनेस में बच्चों जनरल रिजर्व है कितने का, तो भाई जी 50,000 का जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट के केस में क्या करना, प्रॉफिट के केस में बच्चों आप लोग डेबिट एंट्री कर देना, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट, ठीक है। आई रिपीट, पहले गेन सैक्रिफाइस निकालना, उसके बाद जो गेन कर रहा है उस गेनिंग बंदे को डेबिट कर देना और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उस सैक्रिफाइसिंग बंदे को क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ए गेन कर रहा है तो आप लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है तो लिख देंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। और सर जी अमाउंट कितना आएगा, तो ये जो 50,000 है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, तो 5,000 आ जाएगा। तो यहां पे भी 5,000 होगा, यहां पे भी 5,000 होगा। कुछ बच्चों का दिमाग एकदम क्रैक हो गया होगा, सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। देखो अगर एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन आएगा, पहले गेन सैक्रिफाइस निकाल लेना, फिर देखना कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री कर देना गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट। बट सर अगर लॉस होगा तब क्या करेंगे, लॉस में उल्टा कर दिया जाता है, लॉस में सैक्रिफाइसिंग डेबिट होता है और गेनिंग क्रेडिट होता है। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो ए बी दो पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल मान लो इनका रेशियो था 3:4 और इन लोगों ने अपना रेशियो चेंज करके कर लिया लेट्स से 1:1। मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था, ए बी का रेशियो वो था, फिर इन लोगों ने चेंज करके ये कर लिया। उसके बाद इनके बिजनेस में दिया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उनके बिजनेस में दिया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था मान लो लेट्स से 70,000 का था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसमें पहले गेन सैक्रिफाइस निकालना। तो देखो ए का क्या आएगा 1/2 माइनस 3/7, ये आ जाएगा बच्चों 14, ये आ जाएगा बच्चों 7, ये आ जाएगा बच्चों हमारा क्या कहते हैं 6, ये आ जाएगा 1/14, यानी कि 1/14 का गेन कर रहा है और बी जो है वो 1/14 का सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। ए इज गेनिंग, बी सैक्रिफाइसिंग 1/14। बट इनके बिजनेस में क्या था, इनके बिजनेस में था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मैंने पहले भी लिखवाया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस होता है, तो लॉस में उल्टा कर देना, लॉस में हो जाता है सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। अब इसका लॉजिक मैं अभी नहीं समझा सकता बच्चों, नहीं तो लॉजिक समझाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगा। मैं बच्चों को समझाता भी हूं कि पहले उसको न्यू रेशियो में बांटो, फिर उसको ओल्ड रेशियो में बांटो, खुद समझ में आ जाएगा किसी का अननेसेसरी प्रॉफिट हो रहा है, किसी का अननेसेसरी लॉस हो रहा है, बट उतना मत समझो।
आप लोग गेन सैक्रिफाइस निकालो, देखो लॉस है ना, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग डेबिट हो जाएगा, गेनिंग क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकलेगा, 70,000 को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 और यहां पे भी आपका 5,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बस मैं आप लोगों को हॉट क्वेश्चन बता देता हूं, एक आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूं जो कि मेरे हिसाब से आपके पेपर में आ सकता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। वहां पे क्या होगा, ऐसे करके दे देगा ए बी, इनका रेशियो था 3:2, इन लोगों ने अपना रेशियो चेंज करके कर लिया 1:1, ठीक है। और इनके बिजनेस में जनरल रिजर्व था मान लो 50,000 का, और इनके बिजनेस में फॉर एग्जांपल मान लो बुक गुडविल, इनके बिजनेस में जो बुक गुडविल थी, बैलेंस शीट में जो गुडविल थी वो थी लेट से 60,000 की। अब बच्चे फंस जाते हैं कि सर अगर एक से ज्यादा दिया रहेगा तब इसका एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगा। तो देखो एक से ज्यादा अगर दिया रहेगा तो इनका एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगा, सेम वही चीज है। पहले आप गेन सैक्रिफाइस निकालो, यहां पे ए का आ जाएगा 1/6 का सैक्रिफाइस, सॉरी 1/10 का सैक्रिफाइस, और बी का आ जाएगा 1/10 का गेन। अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो देखो सबको प्लस माइनस कर दो, जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट, तो प्लस कर दो 50, और बुक गुडविल ये क्या है, लॉस, तो माइनस कर दो 60। तो यानी कि अल्टीमेट इफेक्ट आया 10,000 का लॉस, अल्टीमेट जो यहाँ पे इफेक्ट आता है वो निकाल लिया जाता है। तो 10,000 का लॉस है, तो लॉस के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं इस चैप्टर से 2 पीवाईक्यू लेके आया हूं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, तो चलिए उन 2 पीवाईक्यूज को कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इस चैप्टर से 100% या तो वो रिजर्व्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा या तो ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन पूछेगा, और जो आपका पीएफजी वगैरह हो गया ये सब आपके एमसीक्यू में पूछ लेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, महेश रमेश एंड नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म, और इनके बिजनेस में इनका जो रेशियो था वो था 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब इनका ओल्ड जो था वो था 5:3:2, और इनका जो न्यू है वो न्यू है 1:1:1, इन लोगों ने चेंज कर लिया। On that date, there was a balance of 3,60,000 in general reserve and debit balance of इतना in P&L account। तो देखो जनरल रिजर्व प्रॉफिट, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस, यानी कि एक है इनके पास प्रॉफिट 3,60,000 का और एक है इनके पास लॉस दैट इज 1,80,000। हमेशा क्वेश्चन का गिवन लिख लिया करो, ज्यादा आसानी से बन जाता है। पास सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, देखिए क्या साफ साफ लिखा हुआ है, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है मतलब बांटना नहीं है, उसका गेन सैक्रिफाइस निकाल के एडजस्टमेंट कर लेना है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं गेन सैक्रिफाइस। देखो यहां पे m महेश का कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 5/10, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 30, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा -5/30, यानी कि इसका सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है। m के बाद आएगा r का हो जाएगा 1/3 और इसका ओल्ड रेशियो है 3/10, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 30, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 9, ये आ जाएगा 1/30, इसका हो रहा है गेन। देखो इसका सैक्रिफाइस, इसका गेन। तो एक ट्रिक याद कर लेना, अगर उसका 5 का सैक्रिफाइस हो रहा है, उसका 1 का गेन हो रहा है, गेन सैक्रिफाइस हमेशा बराबर होते हैं, तो जो MRN का जो आएगा वो ऑब्वियसली 4/30 का गेन ही आने वाला है, क्योंकि गेन सैक्रिफाइस हमेशा बराबर होते हैं। खैर समझो, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, मतलब एक सैक्रिफाइस 2 गेन। अब इस क्वेश्चन में देखो 2 चीजें थी, तो 2 चीजें अगर कभी भी रहेंगी तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा। 2 चीजें कभी भी रहेंगी तो अल्टीमेट रिजल्ट निकाल लो। एक है बच्चों आपका प्रॉफिट, तो लिख दो प्लस 3,60,000, और एक है बच्चों लॉस, तो लिख दो माइनस का 1,80,000, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेट प्लस का आ जाएगा 1,80,000, यानी कि अल्टीमेटली इनके बिजनेस में प्रॉफिट है 1,80,000 का। प्रॉफिट के केस में जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट के केस में बच्चों जर्नल एंट्री हो जाती है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा था, R गेन कर रहा था तो R डेबिट हो जाएगा, N गेन कर रहा था तो डेबिट हो जाएगा, 2M, M सैक्रिफाइस कर रहा था तो क्रेडिट हो जाएगा, और जो भी इनका गेन सैक्रिफाइस आया उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं इन दोनों का निकाल देता हूं। R का आ रहा था बच्चों 1/30, अगर आप 1/30 को 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6,000, ठीक है। 1,80,000 0 कट गया, 6,000 आ जाएगा, सही है 6,000, ठीक है। इसका आ जाएगा 6,000, इसको बच्चों कर दोगे आप लोग मल्टीप्लाई 1,80,000, ठीक है, सेकंड वाले का n का 1,80,000 मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, इसका जो गेन सैक्रिफाइस था दैट वाज ऑफ 4/30, तो आप ये 0 कट गया और ये 3 के टेबल में 6 1 2 3, ठीक है, 6 4 24, इसमें आ जाएगा 24,000, और इन दोनों को जोड़ के इसका 30,000 आ जाएगा। अगर आप निकाल भी लोगे तो उसका 5/30 से मल्टीप्लाई करना था तो 30,000 आ जाएगा। तो R डेबिट N डेबिट 2M 6 24 30, पहला क्वेश्चन डन। चलिए ये आया था बच्चों आपके सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके आएगा अभी भी बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, रवि गुरु मनी एंड सोनू 4 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 2:2:2:1, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, सोनू रिटायर हो चुका है, ठीक है। सोनू को रिटायरमेंट के दिन जो गुडविल ऑफ द फर्म था वो था 1,40,000 और इनका न्यू रेशियो जो था वो था 5:1:1, ठीक है। आपको यहाँ पे गुडविल की एंट्री करनी है। आप बोलोगे सर ये तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसे करें? यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं है। देखो
इनका जो ओल्ड था, इनका ओल्ड था 2:2:2:1 और इनका जो न्यू था, इनका न्यू था 5:1:1 और इसमें से कौन खत्म हो चुका है? इसमें से बच्चों आपका सोनू रिटायर हो चुका है, लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो चुका है, ये जो है ये रिटायर हो चुका है। तो ये ओल्ड शेयर, ये न्यू शेयर। सबसे पहले गेन सैक्रिफाइस निकाल लोगे, तो मैं निकाल देता हूं, देखो ध्यान से समझो कैसे निकलेगा। सेम वही तरीका है, हर चैप्टर में वही फॉलो करना है। आर का आ जाएगा बच्चों हमारा 3/7 का गेन। उसके बाद आएगा बच्चों हमारा जी का आएगा बच्चों 1/7 का सैक्रिफाइस। उसके बाद आएगा हमारा एम का आ जाएगा बच्चों 1/7 का सैक्रिफाइस। और उसके बाद एस आएगा, एस का भी 1/7 का सैक्रिफाइस। यानी कि पहला बंदा जो रवि है, रवि कर रहा है अकेले गेन, ये बंदा अकेले गेन कर रहा है, बाकी तीनों का सैक्रिफाइस करवा दे रहा है। तो रवि पैसे देगा और ये तीनों पैसे लेंगे। गुडविल ऑफ द फॉर्म है 1,40,000, तो मल्टीप्लाई कर देना सबको 1,40,000 को, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो जर्नल एंट्री आ जाएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, रवि डेबिट टू जी टू एम टू एस, ठीक है। 1,40,000 का गुडविल ऑफ द फॉर्म है, 1,40,000 को 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। और इन तीनों में तो सेम 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 के। तो कितना आसान सा होता है गुडविल ऑफ द फॉर्म का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पीवाईक्यूज भी करवा दिया, मैंने आपको फुल चैप्टर भी पढ़ा दिया। अगर आप लोग बच्चों बाय हार्ट मेरे वीडियोस को देखोगे तो बहुत अच्छा होगा। बाय हार्ट देखने से होगा क्या कि आप लोग ना इजीली बोर्ड में 80 में से 60 तो आराम से आप लोग स्कोर कर दोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको 80 में से 60 लाने में, ठीक है। तो एडमिशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बस एक बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि किस किस चैप्टर को अगर आपने कर लिया जो इजी है और जो बड़े अच्छे नंबर स्कोर कर देंगे। देखो, चैप्टर नंबर 1 कर लेना, चैप्टर नंबर 2 कर लेना। पहले वाले चैप्टर से कम 5 नंबर आएगा, गुडविल वाले चैप्टर में से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर 3 जो मैंने आज पढ़ाया है इसको कर लेना, इसमें से भी कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो अगर नहीं करोगे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसके बाद चैप्टर 6 कर लेना बच्चों, डेथ कर लोगे तो कम से कम आपके डेथ में 6 नंबर डन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कर लेना चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन में भी आपके 6 नंबर डन हो जाएंगे। तो अगर आप बुक 1 के ये 1 2 3 6 7 इनको कर लोगे, सारा चैप्टर 1 घंटे का, 1 घंटे में आप सारे चैप्टर को निपटा दोगे। इतने चैप्टर को अगर आपने कर लिया तो 6 12 12 और 5 17 17 और 4 21 21 और 5 26, यहां पे 26 नंबर आपके इजीली डन हो जाएंगे। उसके बाद आप बुक 2 को तो पूरा ही कर लो, शेयर वाले चैप्टर को पूरा कर लो, डिबेंचर वाले चैप्टर को पूरा कर लो। डिबेंचर छोटा सा है, आप लोगों को 2 से 3 घंटा लगेगा डिबेंचर करने में, शेयर में आपको एक पूरा दिन देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है। बट अगर आपने दोनों को कर लिया तो 24 मार्क्स आपके यहां पे डन हो जाएंगे। तो 26 आपके बुक 1 में और 24 आपके बुक 2 में, तो टोटल आपके 50 मार्क्स तो यहीं पे डन हो गए। कटेंगे भी कटेंगे, 10 नंबर मान लो कट गए, 40 नंबर आ जाएंगे। और बुक 3 जो है उसमें आप लोग पहले वाले चैप्टर को और जो आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज है उसको कर लो, तो 5 से 6 नंबर वहां पे डन हो जाएंगे। तो अगर आप एकदम कम से कम मेहनत में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो तो जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं इनको डन कर लो। बुक 3 से आप लोग बैलेंस शीट को कर लो और कंपैरेटिव कॉमन साइज को कर लो। मैं बैलेंस शीट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखवा दूंगा, वहीं से आता है, हर साल वहीं से क्वेश्चन आता है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हर साल वहीं से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के साथ बने रहो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, विच इज एडमिशन। थैंक यू सो मच।